चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 9 के पहला चैप्टर है। चैप्टर के नाम है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। परिचय देखें तो लोकतंत्र क्या है और इसकी विशेषता क्या है। बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करेंगे और फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं की व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है और यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं और अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहद परिभाषा को जानेंगे और उसके बाद समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। ऐसा क्यों है और कौन सी चीजें इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है। क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है। और इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में भी चर्चा करेंगे। देखते हैं लोकतंत्र क्या है। तो आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं और लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषता है, जैसे लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। परिभाषा की शुरुआत क्यों देखें, परिभाषा की ज़रूरत क्यों होती है देखें। तो आगे पढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्र मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए तो वह लोकतंत्र को परिभाषित करने से इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका ने उसके सवालों का जवाब देने का शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में शामिल हुई। मेरी कहती है कि मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र के मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब ऐसा क्यों ठीक नहीं होता है। मैडम कहती है मेरी बातों में तुम्हारी बातों में दम है और क्या उसके बाद पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसे नहीं करते। हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का प्रयोग करने से पहले उनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं। जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है। शब्दों का उपयोग करके ही हम उसका अर्थ जानते हैं। मेरी कहती है कि फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों। मैडम कहती है कि हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ेगी जब हमें किसी शब्द की उपयोग करने से में परेशानी होती है और हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना होता है। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है और हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं और बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक भी कहती हैं। फिर उसके बाद रिबियांग कहते हैं कि लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था और लोगों के लिए लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज्य करते रहे हैं और इससे सभी लोग जानते भी हैं और हमें इसके बदलाव करने की क्या ज़रूरत है। मैडम कहती है कि मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव की ज़रूरत होती है और मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है और हमें किसी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नमी गिरा में आदमी ने उनके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा या सभी लोग उसे सही मानते हैं। लोयांदा कहते हैं कि मैडम क्या हम कुछ कह सकती हूँ और उसके बाद हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने यही पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनियन शब्द डेमोक्रेसिया से बना है और यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है और यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या जरूरत है। मैडम कहती है कि इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं होता और शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल्य से जुड़ा या बंधा नहीं रहता और समय और प्रयोग के
के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही लो, यह कंप्यूटर अर्थात गणना शब्द से बनता है और मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। तब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने और संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है और शब्द वहीं रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। और ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। फिर मेरी कहती है कि मैडम, आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने की कोई शॉर्टकट नहीं है और हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी भी होगी। मैडम कहती है, एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। यहाँ खुद करे खुद सीखे भी दिया गया है। आइए लिंग द्रोह मैडम की बात को गंभीरता से ले और कलम, बारिश और प्रेम जैसे सदा प्रयोग होने वाली साधारण शब्दों की ठीक ठीक परिभाषा लिखने की कोशिश करें। जैसे क्या कलम की कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा है जो उससे पेंसिल, ब्रश, हाईलाइट या मार्कर से अलग बनाती है? इस प्रयोग से आपने क्या सीखा, करिए उसके लोकतंत्र के अर्थ समझने से मैं इन अनुभवों से हमें क्या क्या सीख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एक सरल परिभाषा देखें। आइए देखें तो उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाले सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। और इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरू कर सकते हैं। और लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा होता है। उसके बाद यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। और म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने ही किया है और जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासन बन गए और शासन के फैसले में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। और उसके बाद पिनोसी यानी चिले जैसे तानाशाहियों का चुनाव लोग नहीं करते हैं और यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमें बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है और इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। और यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। यह है रिबियांग स्कूल से आई, ये महत्वपूर्ण है। और उसके बाद लोकतंत्र की परिभाषा विशेषताएं देखें तो हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठकर खड़े होते हैं। पहला है कि इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है और किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों का चुनाव हुआ या होना चाहिए और लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। उसके बाद किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं और किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है और कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। क्या इसमें
प्रत्येक नागरिक का बराबरी का हैसियत से भाग लेना जरूरी है। और क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इन अधिकारों से वंचित कर सकती है? उसके बाद सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या हर चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्षण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करें। तो देखते हैं प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। देखिए, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई इस सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य अधिकारी कार्यकारी घोषित किया, और बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। और पाकिस्तानी मीडिया मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों में आरोप लगाया कि जनमत संग्रह का धोखाधड़ी है और इसके बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। और अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला और इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर दिया है और मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी है। और इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए और इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले। लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी और स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर भी चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? और हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते और अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था और जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। और ऐसा तानाशाही और राजशाही वाले अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है और वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनी, वे खुद आए हैं। और कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। अब इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। और इसमें हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषताओं पर पहुंचते हैं। और लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। उसके बाद देखिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मुकाबला देखें तो चीन की संसद को क्वांगुओ रेमनिन दाइबियाओ दाऊदी यानी राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं और चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। और इस संसद को देश की राष्ट्रपति नियुक्त करने के अधिकार है राष्ट्रपति। और उसके बाद इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है और चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में मंजूरी लेनी होती है। और 2002 से 2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। उसके बाद सरकार सादा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। उसके बाद 1930 में आज़ाद होने के बाद में से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। और देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी और विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे।
पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी और चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल में जीत हासिल करने के लिए PRI एक कुख्यात थी और सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था और सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं में माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे और मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज ही कर देती थी और कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था और जिससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते थे और PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासन चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसे नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं और चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता और लोगों को शासन दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प न था और किसी भी तरह का वहाँ शासन दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। और वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे और इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता और चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे और इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के सामने अवसर हो। और लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 3 में और जानेंगे। उसके बाद देखें एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। देखें हमने पढ़ा था कि किस एक लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार को वो साथ जुड़ा था और अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने का उदाहरण भी कम नहीं है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था और एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। या उसके बाद फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल्य के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा था और लोकतंत्र राजनीतिक समानता और बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को वो जानेंगे और लोग जान लेते हैं इसके बारे में। और उसके बाद लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अध्याय 3 में हम इस बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद कानून का राज और अधिकारों का आदर देखें। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन में मुक्ति मिली और उसके बाद देश पर PF दल का राज है और जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। और इसी के नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे और चुनाव नियमित रूप से होते थे और सादा जानू PF दल ही जीतता था और राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था।
विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई गई थी और सरकार विरोधी प्रदर्शनों और अदालतों को गैर कानूनी घोषित किया गया था। और एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करना था और टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासन दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों को परवाह नहीं की जो उनके खिलाफ जाते थे और उससे जजों पर दबाव भी डाला जाता था। और उसके 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। और जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं और लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए और चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह के राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए। और इसके लिए जरूरत है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे और उनको सोचने की, अपनी राय बनाने के, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की और संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों का समानता होनी चाहिए और इस अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को होनी चाहिए और जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। और इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीके पर लागू होती है। और एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है और उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीके का पालन करना होता है और खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है और हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है और हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। और ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी है बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषताओं को रेखांकित कर सकते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। परिभाषाओं का सारांश देखें। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें और हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। और हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाए यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। और उनके उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया। उसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासन ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। और दूसरा, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो वो मौजूदा सरकार को बदल सकते हैं। तीसरा है, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। और लास्ट है कि इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे को ही मानते हुए काम करती है। ये है लोकतंत्र के कामकाज या उसी की अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए और इनका मूल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर दी गई है। यहाँ है कि भूटान है उदाहरण है। भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा की गई सलाह पर काम करेंगे। विशेषता है कानून का शासन। उसके बाद दूसरा है कि भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका
इलाका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। इसका विशेषता है अधिकारों का सम्मान। उसके बाद है तीसरा है नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट एक मोड़। और उसके बाद है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार लोकसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया है। इसकी विशेषताएं है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला और बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न हो। इसकी विशेषताएं चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। चलिए देखते हैं लोकतंत्र ही क्यों है। देखिए मैडम कहती है कक्षा में कि एक बहस शुरू हुई थी और उसके बाद उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। और इस सवाल पर सबने न कोई टिप्पणी की थी। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा करें। तो उसके बाद योलंदा कहता है हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। और जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। और सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं होता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की जरूरत है? तांग कीनी कहती है कि लेकिन लिंग दोह मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों? जेनी कहती है हाँ, यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी। रिबियांग कहते हैं कि लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? जेनी कहती है जो भी हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। और लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह कैसे करेंगे? पाइमोन कहते हैं कि तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस आई जाए? बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुला लिया जाए? रोज कहते हैं पता नहीं, मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है और ऐसे नेता की जिस चुनाव की और संसद की परवाह न हो और एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो। देश के हित में जो कुछ जरूरत हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। और सिर्फ इसी से देश में गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। कोई पीछे से चिल्लाता है, इसी को तानाशाही कहते हैं। दोई कहते हैं कि अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तो? रोज कहते हैं मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रहा हूँ। दोई कहते हैं यह ठीक नहीं है, तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रहे हो और हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो, वे सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ यह है कि हमें उन्हीं के बारे में जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाती और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। मैडम लिंगद्रोह इस चर्चा को पूरा दिलचस्पी से सुन रही थी और अब उन्होंने हस्तक्षेप किया और कहा कि तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सी सही है कौन गलत, यह तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगता है कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ही ने आपको रोकने की कोशिश की होती तो आपको अपनी ये बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। और क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र न हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देखें।
तो इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए जिन्हें हम आम लोकतंत्र पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। उसके बाद चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता और इसके चलते खराब फैसले होते हैं। उसके बाद लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। उसके बाद सामान्य लोगों का पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बात है जो आपके मन में रह गई है? इसमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है और इसमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता? इसमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटा पाई और सरकार के स्वरूप और तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें और इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती है कि उनके सभी फैसले अच्छे ही रहेंगे और लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदारी बनाने में फैसलों में देरी होती है और यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार खरे फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता और पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देखें। चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था और इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे और इन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत ने चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं थी आई और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियां के अंतर के कारण हुआ और भारत में लोकतंत्र व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह के काम किया वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की और अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है और अगर चीन में भी बहुदलीय चुनाव व्यवस्था होती है, विपक्षी दल होता है और सरकार की आलोचना कर सकने वाली लोग स्वतंत्र मीडिया होती है तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वप्रथम शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है और लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है और गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे सकती है और नहीं भी और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करता है। अगर आपको और अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत हो नहीं है और पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरत पर तत्काल ध्यान दे और लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है और गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं और लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करने फैसले होते हैं और बैठकें होते हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा समय ज़रूरत लगता है और लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने में अपने लाभ भी होते हैं और इससे ज़्यादा उग्र या
गैर जिम्मेवारी फैसले लेने की संभावना घटती है। इस तरह लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ता है। इसी से जुड़ी तीसरा तर्क भी है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है और किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं और विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। उनकी धार्मिक समानताएं अलग अलग है और जातियां भी जुदा जुदा दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण में देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर होती है और एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी हो जाती है और ऐसे टकराव को कैसे सुलझाया जाए और इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है और जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमजोर समूह को कैसे मानना होगा। लेकिन इससे नाराजगी और असंतोषी पैदा होती है और ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी अस्थायी विजेता नहीं होता और कोई भी अस्थायी रूप से पराजित नहीं होता। विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए हैं और बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के काम काज से जुड़ा नहीं है और यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्तों का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होता। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है और लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है और लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है और लोग किसी शासक की प्रजा और न होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इससे हमें अपनी गलती ठीक करने की अवसर भी मिलती है। जैसे कि हमने ऊपर देखा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती और इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियां को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता और इस गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इसमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को भी बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं किया जा सकता। चले अब इस चर्चा को समेटे और लोकतंत्र हमें सब चीज़ दे सकता है और न ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। यह अच्छे फैसले के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ रह सकते हैं। अगर यह इसमें से कुछ कम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासक व्यवस्था माना जाता है। उसके बाद लोकतंत्र का बेहतर अर्थव्यवस्था देखें। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक समिति और विवरणात्मक शैली में चर्चा की है और हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र को किस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की ही जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की
की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते और सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासक नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबके साथ बैठकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है और यह स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है। लेकिन इसमें हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती और इसमें हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ सकते और इसके लिए हमें सरकार के बेहतर अर्थ को समझना होगा। यहाँ एक कार्टून दिया गया है। यह कार्टून कनाडा के 2004 संसदीय चुनाव के ठीक पहले प्रकाशित हुआ था और इस कार्टूनिस्ट समेत सभी लोगों का मानना था कि लिबरल पार्टी की एक बार फिर चुनाव जीत जाएगी और पर जब नतीजे आए तो लिबरल पार्टी चुनाव हार गई। और यह कार्टून लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देता है या लोकतंत्र के पक्ष में। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं और ज़रा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है और जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति में फैसले लेते हैं और फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। और दूसरा है कि मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगा जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। और तीसरा है कि एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के बारे सारे फैसले करते हैं और वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे। लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने और उसके के बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उसकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली हो और शक्तिशाली न हो और उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना चाहिए जितना किसी बहुत शक्तिशाली का हो। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होता है और किसी अन्य संगठन पर भी। और इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिनका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में होता है। और कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं और इन्हें पाने का प्रयास भी करते हैं और इनसे पाने के लिए सभी लोकतांत्रिक शासकों की जरूरत करना चाहिए। और पहला है कि इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएंगे जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा है लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए और इसके लिए वोट के सामने अधिकार भर भी जरूरत नहीं है और हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम एक आदर्श पैमाने के आधार पर आज भी शासन व्यवस्था को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं और इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उसकी एक कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है और इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्याख्या और धारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की और हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। और अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीके के बारे में और ज़्यादा बात जानेंगे। और इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना चाहिए कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलू में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकते हैं। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज
की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं और फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वहीं फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। और क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के लिए कुछ और तरीके की कल्पना कर सकते हैं? इसका मतलब यह भी हो सकता है कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इससे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। और एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए और हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। और नागरिक के तौर पर हम तो जो भी काम करते हैं वहाँ भी हमारे देश के लोकतंत्र को वो अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा लोकतंत्र के कामकाज पर निर्भर करता है और यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकार चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों को सक्रिय भागीदारी पर भी निर्भर करती है। और इसीलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।